आज शनिवार था, जिसके चलते आशीष ऑफिस से घर जल्दी आ गए थे। वो घर के दरवाजे पर खड़े डोर बेल बजा रहे थे, लेकिन अंदर से कोई जवाब न मिल पाने की वजह से उसने अपने बैग में रखी चाबी से घर का दरवाजा खोला और अपनी पत्नी सीमा को पुकारते हुए घर के अंदर प्रवेश किया। सीमा, सीमा, कहाँ हो तुम? क्या घर पर नहीं हो? आशीष ने इधर-उधर देखा, लेकिन उसे सीमा नहीं दिखाई दी। वो घबराते हुए कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि उसकी नजर बाहर लॉन की तरफ जाती है, जहाँ सीमा ना जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। उसे देख आशीष ने एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, थैंक गॉड तुम मिल गई। कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ। मुझे लगा कि तुम घर पर नहीं हो। सीमा आशीष की आवाज सुन उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप कब आए? क्या सीमा? कब से आवाज लगा रहा हूँ और तुम कह रही हो कि कब आया? किन ख्यालों में खोई हुई हो? आशीष ने कहा, कहीं नहीं, बस यूं ही। आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं जब तक चाय बना कर लाती हूँ। मुझे तो याद ही नहीं रहा कि आज शनिवार है। आपका हाफ डे हो जाएगा। वहां से उठकर जाते हुए सीमा ने कहा, लेकिन तब ही आशीष ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, सीमा, चाय बाद को बना लेना, मुझे अभी चाय नहीं पीनी। पहले मुझे बताओ कि तुम इस तरह यहाँ बैठी क्या सोच रही थी? किन ख्यालों में खोई हुई थी, जो मेरे आने का भी तुम्हें पता नहीं चला? और मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि तुम कुछ खोई खोई सी रहने लगी हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? काम के सिलसिले में तुम पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दे पा रहा हूँ। अब मुझे बताओ क्या बात है? सीमा ने उसकी तरफ देखा और उदास भरे स्वर में कहा, आप जानते हो मेरा उदास होने की वजह। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? क्या वही बच्चे वाली बात? आपको तो पता है, हमारे घर जो काम करने वाली आती है, वो अब तीसरी बार माँ बनने जा रही है। आपको पता है, उसके घर में पहले से ही 2 बच्चे और हैं और अब तीसरा भी आने वाला है। लेकिन वो खुश नहीं है, क्योंकि उसका पति शराबी है, कुछ काम धंधा भी नहीं करता है। इस बच्चे को भी उसे ही पालना पड़ेगा। भगवान भी अजीब तरह के खेल खेलता है। जहाँ बच्चे की ज्यादा जरूरत है, वहाँ एक भी नहीं है, और जहाँ कोई कदर नहीं, वहाँ दिए जा रहा है। सीमा ने कहा उदासी भरे स्वर में, ऐसा नहीं कहते हैं सीमा। तुमने मुझे से वादा किया था कि इस बारे में नहीं सोचोगी, खुश रहोगी। लेकिन देखो, तुम आज फिर वही सब सोचने लगी हो। इतना मत सोचा करो, ये सब नियति का खेल है। तुम्हारे हर वक्त सोचने से सिवाय तुम्हारी तबीयत के कुछ नहीं बदलने वाला। आशीष ने उसे बैठाते हुए कहा, कैसे सोचना बंद कर दूं? चाह कर भी अपने दिमाग से अपनी औलाद का जिक्र नहीं निकाल पाती। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी वजह से तुम भी औलाद के सुख से वंचित हो। एक बात कहूँ, तुम दूसरी शादी कर लो। मैं खुद तुम्हारी दूसरी शादी कराऊंगी। अपनी सौतन को अपनी बहन की तरह रखूंगी। अगर नियति का यही फैसला है, तो मैं इस फैसले को कबूल कर लूंगी। लेकिन इस तरह इस घर की दरों दीवारों को बच्चों की किलकारी से सूना नहीं देख सकती। सीमा ने रोते हुए कहा। आशीष ये सुन थोड़ा तेज आवाज में बोला, सीमा, क्या तुम पागल हो गई हो? ये किस तरह की बातें कर रही हो? क्या मैंने कभी तुमसे बच्चे को लेकर कोई शिकायत की है, जो इस तरह की बातें कर रही हो? हर बात लफ्जों से बताई जाए जरूरी तो नहीं है। क्या मुझे खुद एहसास नहीं होता है कि तुम्हारा दिल भी अपनी औलाद को सीने से लगाने को करता है, उसे गोदी में उठाकर कंधों पर बैठाने कर घर की सैर कराने का करता है? तुम भले ही ना बताओ, लेकिन मैं सब समझती हूँ, जानती हूँ। तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा और ना ही मेरे लिए, लेकिन हमें इस घर के लिए, इसे आबाद करने के लिए ये कदम उठाना होगा। खाली हम दोनों का आपसी प्यार काफी नहीं। इस मकान को घर बनाने के लिए कमी मुझ में है। मैं मां नहीं बन सकती, तो तुम बाप के सुख से वंचित क्यों रहो? सीमा ने कहा।
आशीष ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरे लिए सिर्फ तुम्हारा साथ ही काफी है। मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए सब कुछ हो। हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो। मुझे नहीं चाहिए कोई औलाद। मैं नियति के इस फैसले से उदास नहीं हूँ। बहुत से ऐसे दंपति है जिनके यहाँ औलाद नहीं होती है, तो इसका मतलब ये तो हरगिज नहीं कि सब दूसरी शादी कर ले या औलाद न होने की वजह से अपने रिश्तों को ही खत्म कर दे। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे इस घर में तुम्हारी औलाद चाहिए, जिसे भले ही मैं अपनी कोख से जन्म ना दूं, लेकिन कहलाएगी तो वो तुम्हारी ही संतान। और मैं तुमसे मेरे साथ रिश्ता खत्म करने का कब कह रही हूँ। मैं तो बस तुम्हें एक नए रिश्ते में बांधने को कह रही हूँ, ताकि मेरी वजह से जो सुख तुम्हें नहीं मिल पाया है वो तुम्हें मिल जाए। तुम भी अपनी औलाद का सुख भोग पाओ, जैसे और माँ बाप भोगते हैं। हमारा रिश्ता पहले से और मजबूत हो जाएगा। सीमा ने कहा, तुम शायद मेरी बातों को समझ नहीं रही। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ। शायद वहां जाकर तुम्हें कुछ समझ आ जाए और तुम नियति के इस फैसले को कोसने के बजाय उसमें खुश रहना सीख जाओ। आशीष ने कहा और उसका हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ खींच कर ले गया। सीमा पूछती रही, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। उसने उसे गाड़ी में बैठाया और गाड़ी मोड़ कर हाईवे पर डाल दी और बहुत तेजी के साथ गाड़ी ले जाकर एक जगह रोक दी। गाड़ी से पहले खुद उतरा और फिर गाड़ी का दरवाजा खोलकर सीमा को बाहर निकाला। सीमा की नजर गाड़ी से उतरने के बाद जब वहां लगे एक बड़े से बैनर पर पड़ी, तब उसने आशीष की तरफ तिरछी नजर से करते हुए कहा, ये कहाँ लेकर आई? ये तो वृद्धा आश्रम है। हाँ, तुमने ठीक कहा, ये वृद्धा आश्रम ही है। उन लोगों के रहने की जगह जिनका कोई नहीं होता ईश्वर के सिवा। लेकिन यहाँ तो मैं तुम्हें इसलिए ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिनके सब होते हुए भी वो यहाँ रहने पर मजबूर हैं, और ज्यादातर वो माँ बाप हैं जिनकी औलाद स्वयं उन्हें यहाँ छोड़कर गई। आओ तुम्हें मिलवाता हूँ ताकि तुम्हें आभास हो सके। ये कहकर आशीष सीमा को अंदर ले गया। सबसे पहले उसने वहां रह रहे एक बुजुर्ग आदमी से सीमा की मुलाकात कराई और उनके बारे में बताते हुए कहा कि ये यहाँ कुछ महीनों पहले ही आए हैं और यहाँ छोड़कर जाने वाला इनका इकलौता बेटा था, जिसे इन्होंने बहुत मन्नतों और फरियादों से पाया था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इनका नाम लेने वाला कोई इस दुनिया में होगा, इनके बुढ़ापे का सहारा कोई होगा। लेकिन देखो इनका बुढ़ापा अब कहाँ गुजर रहा है। जिस घर को इन्होंने अपने खून पसीने से सींचा, उसी घर से इन्हें निकाल दिया गया। और वो जो सामने दूसरे बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने तो अपनी पत्नी को, अपनी जीवन साथी को अपनी आंखों के सामने मरते देखा है। उसके होठों पर बस एक ही नाम था कि उनके बच्चे उन्हें लेने आएंगे, और अफसोस कोई नहीं आया। आओ आगे चलो, तुम्हें और ऐसे लोगों से मिलवाता हूँ। ये वृद्धाश्रम भरा हुआ है इन जैसे माँ बाप से, जिन्होंने अपना फर्ज तो बाखूबी निभाया, अपने हिस्से की खुशियां भी निछावर कर दी, पर अफसोस जब उनका समय आया तो सिवाय मायूसी के कुछ हाथ नहीं लगा। तुम कह रही थी ना कि क्या कभी मेरा मन नहीं करता अपनी औलाद को गोदी में उठाने का, उसे प्यार करने का। लेकिन जब मैं यहाँ मौजूद माँ बाप को देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि औलाद के इस तरह होने के दुख से औलाद के ना होने का दुख ज्यादा अच्छा है। कम से कम हमारे पास बहाना तो है ना कि हमारी कोई औलाद नहीं है। हमें उनके हाथों इस तरह रुस्वा तो नहीं होना पड़ेगा। माना हर औलाद बुरी नहीं होती, लेकिन हर औलाद अच्छी भी तो नहीं होती। मेरा तुम्हें यहाँ लाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि तुम ज्यादा मत सोचो। हमें हमारे इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए औलाद का सबूत देने की जरूरत नहीं है। हम आज भी पति पत्नी हैं, कल भी रहेंगे, और जब तक हमारा साथ है तब तक एक अच्छे जीवन साथी की तरह अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हमें किसी की बातों में आकर औलाद ना होने की वजह से खुद को परेशान नहीं करना है। नियति का जो फैसला है उसी में खुश रहना है। तुम भी अपने आप को गुनहगार और अपशब्द कहना बंद करो, आशीष ने कहा। सीमा आशीष की बातें सुन रही थी,
वो चाह कर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। कहीं ना कहीं वो सही तो कह रहा था। कौन कब तक किसके साथ रहता है? बाद को औलाद की जुदाई का दुख सहने से अच्छा है कि औलाद के न होने का और भगवान की मर्जी में ही खुद की मर्जी शामिल कर लेना ही अच्छा है। शायद तुम सही कह रहे हो, पर वह कुछ नहीं। अब तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम इस विषय पर मुझसे कोई बात नहीं करोगी और कभी इस तरह से खुद को आगे परेशान नहीं करोगी। सीमा ने आशीष का हाथ पकड़ते हुए उससे वादा किया और फिर दोनों गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, आजकल सच है कि माँ बाप बच्चों को कितनी शिद्दत से इस दुनिया में लाते हैं, उन्हें पालते पोसते हैं और बड़ा आदमी बनाते हैं, पर वही बच्चे बड़े होकर माँ बाप की सेवा ना कर उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।